हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कानून पद्धत में और मैं भानु प्रताप संत। आज हम उस विषय पर बात करना चाहेंगे जो विषय अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और उसके बारे में अपन या तो जानना चाहते हैं या अपन उस विषय पर हटा नहीं है बट अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो अपन आज उस विषय पर चर्चा करेंगे और उन सब के बारे में हटाने के लिए आज हमारे पास में मौजूद है राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव मिस्टर हमीद जी फारिद। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है कि सर, जब कोई व्यक्ति बाहर गाड़ी लेके जाता है तो ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है तो वह उनसे गाड़ी की मतलब उनकी ओरिजिनल आरसी या उनका ओरिजिनल लाइसेंस मांगते हैं। तो सर क्या वो जरूरी है या फिर डिजिटल से भी काम हो सकता है उनका? देखिए, जब कोई प्राधिकृत अधिकारी या कोई पुलिस ऑफिसर आपको रोकता है और आपसे डिमांड करता है लाइसेंस की या आरसी की, तो आप अंडर लीगल ऑब्लिगेशन है उसे वो दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराने के। लेकिन आप उसे ओरिजिनल कॉपी ही प्रोवाइड कराएं पुलिस अधिकारी को, तो ये ज़रूरी नहीं है। दिनांक 8/8/2018 को डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक लेटर लिखा था, एक सर्कुलर जारी किया था और लेटर लिखा था साथ में सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज़ को, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि जो इंसिस्ट किया जाता है पुलिस अधिकारियों द्वारा कि आप ओरिजिनल आरसी या ओरिजिनल लाइसेंस दें, वो मैंडेटरी ना किया जाए। उसकी बजाय अगर एम परिवहन ऐप या डिजिटल लॉकर में आपने अपने लाइसेंस और आरसी की कॉपी रखी हुई है, उसे भी वही मान्यता दी जाए। अरे सर, फिर भी वो पुलिस वाले हैं वो चीज़ तो मानते नहीं है कि वो बोलते हैं अपने हम ओरिजिनल दिया हो या फिर उनके खिलाफ चालान काटते हैं, गलत चालान करते हैं वो, तो उनके खिलाफ अपन क्या तो वो आम आदमी तो कार्रवाई कर सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर आपका चालान बनाया जा रहा है किसी भी रूल वायलेशन की वजह से, तो और अगर डिमांड किया गया है आपका लाइसेंस और आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप ओरिजिनल नहीं दे पाते हैं, तो आप पुलिस अधिकारी से ये कह सकते हैं कि चालान बनाते वक्त ये मेंशन कर दें आप कि मैंने एम परिवहन ऐप पे या डिजिटल लॉगर ऐप पर आपको ये दिखा दिया है। इससे जब आप कोर्ट में जाएंगे तब कोर्ट में ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपने एम परिवहन ऐप में और डिजिटल लॉकर में इसको दिखा दिया था, और आप ऐसे पुलिस अधिकारी की शिकायत उसके उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चा है वो बाहर गाड़ी लेके जाता है और अगर उसको पुलिस वाले रोक लेते हैं, तो क्या उस बच्चे के खिलाफ ही कार्रवाई होगी या उसके जो माता पिता हैं उनके खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हम जब कहते हैं 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, यानी कि जो वयस्क नहीं हुआ, वयस्क की परिभाषा सेक्शन 3 में दी गई है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के, जिसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम का है तो वो माइनर कहलाएगा। मेजर या वयस्क कहलाता है जब वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। मोटर व्हीकल एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, ना ही लाइसेंस जारी किया जाएगा, ना ही वो वाहन चला सकेंगे, वो चाहे 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। लेकिन अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ना केवल उस बच्चे के खिलाफ बल्कि उसके माता पिता, जब आप पूछ रहे हैं माता पिता, तो मैं बताना चाहूँगा कि व्हीकल ओनर जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 180 और 181, 180 और 181 इसी बारे में बात करते हैं, जहां 3 महीने तक की सजा दी जा सकती है। तो उससे इसमें सजा ही है या फिर साथ में कोई जुर्माना रहता भी? इसमें सजा है, सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है, सजा के साथ जुर्माना भी किया जा सकेगा। और सर, जैसे कोई व्यक्ति बाहर गाड़ी ले जा रहा है और उसके चालान कौन से लेवल तक अधिकारी चालान कर सकता है? देखिए, प्राधिकृत अधिकारी, जहाँ तक प्रश्न है सबसे पहले पूछने का कि आरसी या लाइसेंस की डिमांड किससे की जा सकती है, तो मोटर व्हीकल एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है एनी पुलिस ऑफिसर। वर्ड यूज है एनी पुलिस ऑफिसर, मीनिंग देयर बाय कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे आरसी की और लाइसेंस की डिमांड कर सकता है। जहाँ तक चालान बनाने का प्रश्न है, इसको लेकर हर स्टेट के पास अपनी पावर है, जहाँ वो नोटिफाई कर सकते हैं कि किस स्तर से और किस रैंक का अधिकारी आपका चालान बना सकेगा। ये राज्य पर निर्भर करता है, राज्य ने जो नियम बनाए हैं उस पर निर्भर करता है। जो अधिकारी है जिसके अंदर ये काम नहीं आता, उसके नीचे लेवल तक अधिकारी वो चालान काट रहा है, तो उसके खिलाफ अपन क्या कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, जब आप कह रहे हैं काम नहीं आता, तो मैं समझ रहा हूँ शायद आपका इशारा इस और है कि प्राधिकृत अधिकारी या अधिकृत अधिकारी की रैंक से नीचे का अगर कोई अधिकारी चालान करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अगर कोई भी प्राधिकृत अधिकारी जिसकी रैंक से नीचे का व्यक्ति अधिकृत नहीं है चालान बनाने को, और ऐसा व्यक्ति आपका चालान प्रथमतया तो करेगा नहीं,
पर अगर कर देता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर अपने उस चालान को चैलेंज कर सकते हैं। तो जैसे पहले अपने जुर्माना अलग था, तो अब 2019 में एक्ट में जो बदलाव किए थे उसके खिलाफ जुर्माने में भारी वर्दी दी थी। तो क्या ये वर्दी करने से कुछ सुधार हुआ है या फिर तुझसे समस्या ये लोड हो रही, क्या रीजन है इसका? मतलब देखिए, मेरा मानना ये है कि केंद्रीय सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बाद जब मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लाया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया, तो जुर्माने में भारी वृद्धि की गई। जहां जुर्माने पहले कमतर थे उन्हें थोड़ा बढ़ाया गया, हर ऑफेंस के लिए अलग अलग डिफाइन किए गए। पर मेरा मानना है किसी जुर्माना बढ़ाकर ही आप किसी अपराध को नहीं रोक सकते। आप केवल जुर्माना लगा देंगे, हेलमेट ना पहनना, आप पहले एक एक्स अमाउंट चार्ज कर रहे थे, आज हेलमेट ना लगाने पर आप एक पर्टिकुलर स्टेट में एक वाई अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक सिविक सेंस आप डेवलप नहीं करेंगे। मैं किसी भी मोटर व्हीकल एक्ट के वायलेशन को सिविक सेंस से जोड़कर देखता हूँ। वाई आई कॉल इट सिविक सेंस? लाल बत्ती पर हम रुकते हैं, हमने अक्सर देखा है कि लाल बत्ती पर रुकने पर इंसान लेफ्ट और राइट देखता है। आप मानेंगे वो लेफ्ट और राइट ये कहते हुए नहीं देखता कि बाकियों का खुला है या नहीं, वो देखना चाहता है कि वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़ा है या नहीं। और अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं है तो लाल बत्ती तोड़ने में शान महसूस करते हैं। तो हमें ये सिविक सेंस डेवलप करना होगा कि अगर लाल बत्ती है तो हमें रुकना है, अगर हमने सीट बेल्ट लगाई है तो ये हमारी सुरक्षा के लिए है, अगर हमने हेलमेट वेयर किया है तो ये हमारी सुरक्षा के लिए है। हम अक्सर देखते हैं लाल बत्ती पर स्टॉप लाइन होती है, उसको वायलेट करके हम आगे खड़े होते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े हो जाते हैं। जब तक ये सिविक सेंस लोगों में नहीं आ जाएगा कि जेब्रा क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियंस के लिए यानी पदयात्रियों के लिए बनी है, तब तक ये भारी जुर्माने कोई मायने नहीं रखते। जिस दिन सिविक सेंस जाग गया, सिविक सेंस छोटी छोटी चीज़ से जागता है। सिविक सेंस में कचरा फेंकना भी शामिल है। आप रोड पे आपने पानी की बोतल फेंक दी बंद करके, पीछे से कोई बाइक वाला आ रहा था, वो उस पे से स्लिप हो गया। सिविक सेंस इंप्रूव करने की जरूरत है। भारी जुर्माने से इकलौता एक साधन नहीं है। इसको लेके बार बार ड्राइव चलाए जाते हैं। मोटर व्हीकल मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार ड्राइव्स भी दिए जाते हैं। कई ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट्स भी हैं जो बार बार ड्राइव कर चलाते हैं, जो जागरूक करते हैं एक आम आदमी को कि आप हेलमेट पहने, कि आप सीट बेल्ट लगाएं। तो जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये सभी नियम हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं, तब तक भारी जुर्माने कोई फ़ायदा नहीं देने वाले। सिविक सेंस इंप्रूव करना होगा। तो मतलब भारी जुर्माने जरूरत नहीं है, छोटो जागरूक करने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। केवल मात्र भारी जुर्माना मेरे व्यू में इकलौता समाधान नहीं है, जब तक जागरूक करके सिविक सेंस न डेवलप किया जाए। आज आप कपड़े पहनते हैं जब आप बाहर निकलते हैं, क्यों? क्योंकि आपको शर्म आती है बिना कपड़ों के निकलने में। ये एक आपके सिविक सेंस का पार्ट है। जब लाल बत्ती तोड़ना एक शर्म का विषय बन जाएगा इस देश में, या सीट बेल्ट ना लगाना या हेलमेट ना पहनना वाहन चलाते समय एक शर्म का विषय बन जाएगा, आप मानिए उसी दिन से सभी नियमों की पालना होने लगेगी। अगर सर किसी पुलिस कमेटी द्वारा तो गलत चालान काटा जाता है और उस व्यक्ति तो वो चालान भरना पड़ेगा या उस पुलिस कमेटी के खिलाफ तो कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, आपके विरुद्ध अगर गलत चालान काट दिया गया है और आपको लगता है कि आपका चालान सही नहीं काटा गया, जिस ट्रैफिक रूल्स का या जिस मोटर व्हीकल एक्ट के वायलेशन बताया गया है, सेक्शन का वायलेशन बताया गया है, वो गलत है, तो आप उसे कंटेस्ट कर सकते हैं। आप कोर्ट में जाके, मजिस्ट्रेट कोर्ट, कंसर्न जो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, वहाँ पर जाके आप उस चालान को कंटेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पुलिसकर्मी को और संबंधित विभाग को उस चालान को प्रूव करना होगा। सपोज कीजिए आपके खिलाफ किया जाता है कि यू वर टॉकिंग ओवर द फोन वाइल ड्राइविंग, आप मोबाइल पर बात करते हुए चला रहे थे गाड़ी, लेकिन आपका कहना है कि आप नहीं चला रहे थे, तो आप कंटेस्ट कर सकते हैं उस चालान को। देखिए, जुर्म स्वीकार आप करते हैं और उस चालान की राशि तुरंत भर देते हैं, इसका मतलब आपने जुर्म स्वीकार किया, हाँ आपने गलती की। पर आपको लगता है कि आप बात नहीं कर रहे थे और आपका चालान बिना किसी वजह के बनाया गया है या दुर्भावनापूर्वक बनाया गया है, तो उस केस में आप कंसर्न कोर्ट में, कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में, कंसर्न मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट में उस चालान को कंटेस्ट कर सकते हैं। सर यदि तो ये पुलिस अधिकारी द्वारा इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये सबसे रूल है कि किसी तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट में एज सच ऐसे प्रोविजन नहीं है जो नॉन बेलेबल हों। पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है जब नॉन बेलेबल प्रोविजंस हों, लेकिन आप
पुलिसकर्मी ने आपको रोका, पुलिसकर्मी ने आपको रोका, रोककर आपसे आपका लाइसेंस की डिमांड की, आपसे आरसी की डिमांड की, या किसी ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन पर आपको रोका गया। अगर आप वहाँ झगड़ना शुरू कर देंगे पुलिसकर्मी से, अगर ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर ड्यूटी करेंगे या न्यूसेंस कारित करेंगे, उस केस में पुलिस के पास ये पावर होगी कि वो आपको प्रिवेंटिव कस्टडी के अंदर ले सके। अदर सर, कोई व्यक्ति यहाँ वाहन खरीदता है तो सर बिना रजिस्ट्रेशन या बिना पंजीकरण तक वो उस वाहन तो क्या चला सकता है क्या, और अगर चला सकता है तो कितने दिन तक, या क्या रूल उसके लिए? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 43 टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। आप जब नया वाहन खरीदते हैं तो उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि सिर्फ 1 माह की अवधि के लिए ही वैलिड होता है। 1 मंथ के बाद वो रिन्यू नहीं होता है, आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल कराना पड़ता है। वहीं आप राजस्थान स्टेट की बात करें तो यहाँ सर्कुलर्स निकाले गए हैं समय समय पर, और आप जब नया वाहन खरीदने जाते हैं राजस्थान में, तो आपको डीलर के यहाँ एक स्पेशली पट्टी लगी हुई दिखेगी, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि बिना व्हीकल रजिस्टर कराए आपके व्हीकल को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन ही कराना होता है आजकल। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वैसे भी एडवाइज्ड नहीं होता है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन में जब आप व्हीकल की डिलीवरी लेते हैं तो आज डीलर्स ही आपको असिस्ट करते हैं कि जब आप डिलीवरी लेने आएँ उससे पहले आपका वाहन परमानेंटली रजिस्टर किया जा चुका हो और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका हो। और अदर से अपन और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन से अपन ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसके लिए जुर्माना या सजा क्या प्रावधान? देखिए, बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप व्हीकल चला रहे हैं तो ऐसे व्हीकल को इमीडिएटली सीज किया जा सकेगा। अच्छा। और सीज करने के साथ साथ आप पे जुर्माना भी अधिरूपित किया जा सकेगा। सर, जैसे कोई दुर्घटना होती है उसका इंश्योरेंस हो जाता है, तो दुर्घटना होने पर जो इंश्योरेंस है वो कैसे काम आता है और वो आम जनता के लिए कैसे लाभदायक है? देखिए, सर्वप्रथम तो आप जब कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, कोई भी वाहन चला रहे हैं, उस वाहन का इंश्योर्ड होना मैंडेटरी है। इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा। पिछले 10 साल में ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 साल में 13 लाख से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से एक PIL दाखिल हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए और इंश्योरेंस को मैंडेटरी किया। उनमें से कुछ डायरेक्शंस ऐसे थे जहां थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अगर आप नया 4 व्हीलर लेने जा रहे हैं, आज कोई चौपहिया वाहन अगर आप खरीद रहे हैं, तो आपको मिनिमम 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना होगा, तभी आपके व्हीकल को आपकी डिलीवरी दी जाएगी। दूसरे केस में अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो मिनिमम 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होगा। क्योंकि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जितने व्हीकल आज दौड़ रहे हैं सड़कों पर, उनमें से लगभग 1/3 व्हीकल या 33% व्हीकल अगर मैं कहूँ, वो ही इंश्योर्ड हैं और 66% से ज़्यादा व्हीकल के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं था। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होने पर अगर नहीं है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है ऐसे किसी व्हीकल से, तो आप क्लेम की कार्रवाई सिर्फ वाहन चालक के खिलाफ और वाहन स्वामी के खिलाफ कर पाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी। इसी को प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की और उन गाइडलाइंस के फ्रेमवर्क में टाइम टू टाइम सर्कुलर्स निकाले गए केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली डायरेक्ट किया और इसे मैंडेटरी कर दिया। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना होगा जब आप नया व्हीकल ले रहे हैं, और अगर आप 2 व्हीलर ले रहे हैं नया तो मिनिमम 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना होगा। तो सर, अगर इंश्योरेंस है फिर दुर्घटना होती है तो लोग उसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आप अपना व्हीकल चला रहे हैं, आप अपने वाहन से चल रहे हैं, आपके वाहन से चलते चलते आपकी दुर्घटना होती है ऐसे किसी वाहन से जो कि बीमित है। ऐसे केस में आप प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करवाएंगे उस वाहन चालक और वाहन स्वामी के विरुद्ध। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यही है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो भी लायबिलिटी राइज होती है उसको टेक केयर करती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी। आपने जैसे ही उस वाहन चालक और वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जब आप क्लेम सबमिट करते हैं तो आप पार्टी बनाते हैं साथ में ही इंश्योरेंस कंपनी को। उस पर्टिकुलर केस में जब अवार्ड पास होता है, उस अवार्ड में
उस अवार्ड को एग्जीक्यूशन जब आप करते हैं तो एग्जीक्यूशन का दायित्व आता है बीमित वाहन पर। लेकिन अगर वाहन बीमित नहीं है तो ऐसी दशा में वाहन चालक और वाहन स्वामी दोनों इस पर दायित्व आता है। जैसे उस वाहन का इंश्योरेंस हो रहता है और एक्सीडेंट में बाई चांस किसी डेट हो जाती है तो ये आदमी खत्म हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से, एक पर्सन जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था उसकी वजह से डेथ होती है किसी एक पर्सन की एक्सीडेंट में, उस केस में दो ऑप्शन हैं। आप आपराधिक कार्रवाई भी कर सकते हैं जिसे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कहा जाता है, और आप क्लेम भी फाइल कर सकते हैं। आपराधिक कार्रवाई में बिना किसी देरी के आप सेक्शन 106(1) या सेक्शन 106(2) भारतीय न्याय संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, जिसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसमें भी पुराने अगर हम बात करें आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता की, वहाँ सेग्रीगेट नहीं किया गया था हिट एंड रन को। आज हिट एंड रन को सेग्रीगेट किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय न्याय संहिता में दो प्रोविजन दिए गए, जहाँ 106 सबसेक्शन 2 में स्पेसिफिकली कहा गया कि अगर आप रैश एंड नेग्लिजेंट तरीके से वाहन चलाते हैं और दुर्घटना कारित करते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस दशा में आप इस एक्सीडेंट की सूचना संबंधित पुलिस अधिकारी को या पुलिस को नहीं देते हैं और मौके से भाग जाते हैं, जिसे हिट एंड रन भी कहा जाता है, तो ऐसी दशा में आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। तो सर्वप्रथम किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 में, और इसके अलावा आप मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, उन ट्रिब्यूनल में जाकर आप अपना क्लेम पिटीशन फाइल कर पाएंगे। वो क्लेम पिटीशन आप फाइल करेंगे वाहन चालक के विरुद्ध, वाहन स्वामी के विरुद्ध और इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध, जिस इंश्योरेंस कंपनी ने उस वाहन को बीमित कर रखा था। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में उस केस की सुनवाई के बाद और एविडेंस लेने के बाद क्लेम पारित किया जाता है और उस क्लेम का लाभ आप ले सकते हैं। जी सर, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस है और अपना एक्सीडेंट होता है और गाड़ी तो नुकसान हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने के लिए मना कर देती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं फिर अपन? आप अपना वाहन चला रहे हैं और किसी भी वजह से आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे आप कहना चाह रहे हैं क्षतिग्रस्त हो गया और इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से डिनाई कर रही है। देखिए, उस दशा में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जिसे हम कहते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं, वहाँ जाकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराकर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं संबंधित इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध, और वहाँ से आप शिकायत दर्ज कराकर क्लेम पा सकते हैं। इसके अलावा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत भी परमानेंट लोक अदालत का गठन किया गया है। उन परमानेंट लोक अदालत में भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहाँ से भी आप इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट क्लेम पा सकते हैं। इन दो के अलावा एक तरीका और है, आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास भी जा सकते हैं और अपनी कंप्लेन करा सकते हैं। और सर, ऐसे कौन से एक्सीडेंट है जिनके अंदर आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते? देखिए, ऐसे कौन से केस हैं जिनमें आप क्लेम नहीं ले सकते, से तात्पर्य शायद आपका ये है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे क्लेम क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, अगर मैं ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा हूँ, सपोज कीजिए समवन इज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो इट इज़ एन ऑफेंस। अगर आप ड्रिंक करते हुए ड्राइव कर रहे हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आप दुर्घटनाग्रस्त हों, चोटग्रस्त हों या मृत्यु होने की दशा में भी अगर ये प्रूव हो गया कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग आपने की थी और वो हुई थी आपके ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से, तो इस दशा में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो जैसे आपने भी था ड्रिंक करके ड्राइविंग करेंगे, उसके अंदर इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता, तो सर मत कितने लेवल तक ड्रिंक कर सकते हैं ड्राइविंग करते समय? देखिए, सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट है जो स्पेसिफाई करता है कि 30 mg पर 100 ml ब्लड में अगर 30 mg से ज़्यादा की मात्रा आती है अल्कोहल की, तो प्रोहिबिट होगा आपका व्हीकल चलाना। लेकिन सेक्शन 185 में केवल शराब का ही जिक्र नहीं है,
बल्कि वो कहता है ऐसी कोई भी ड्रग जो आप लेकर ड्राइव करते हैं जिसकी वजह से आप वाहन चलाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप पर कार्रवाई की जा सकेगी। तो अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली 100 ml ब्लड में अगर 30 mg से ज़्यादा की मात्रा है अल्कोहल की, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो सर ये चीज़ पुलिस को कैसे पता होगी कि आपने इतनी मात्रा में शराब ठहराती है ड्रिंक ठहराता है आपने? देखिए, इसके लिए 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका जो आज आप देखते हैं, पुलिस के पास ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है। आपको ब्रीथ देने के लिए कहते हैं, उसमें ब्रीथ एनालाइज में आ जाता है कि आपने अगर ड्रिंक की हुई है तो ड्रिंक की कितनी मात्रा है, और अगर आपने ड्रिंक एंड ड्राइव की है तो इमीडिएटली वो आपका व्हीकल सीज कर लेते हैं। और ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के अलावा कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिलता ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में, तो आपका ब्लड सैंपल भी लिया जा सकता है, जिससे इस बात की, इस आशय की पूर्ति हो जाती है कि आपने किस मात्रा में ड्रिंक किया हुआ है। तो सर जैसे ड्रिंक का लेवल तो उससे पता हो जाएगा कि ड्रिंक कितनी रहती है। सर अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक के अलावा तो इसमें रहता है, कोई और भी अन्य नशा कर रहता हो, तो उस तक कैसे पता चलेगा उनको? देखिए, वो ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में नहीं आता। अगर कोई और ड्रग आपने ली हुई है, उसको लेकर पुलिस ऑफिसर ब्लड सैंपल की डिमांड कर सकता है। अगर उसे शक होता है कि आप ड्रग एडिक्ट हैं या आपने ड्रग लिया हुआ है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स आप गाड़ी चला रहे हैं, उस दशा में वो आपका ब्लड सैंपल ले सकते हैं, और ब्लड सैंपल से इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि आपने कोई ड्रग्स ली हुई है। सर जिसे अपन हिट एंड रन की केस है, इस तरह से अपन ड्रिंक करते ड्राइविंग कर रहे हैं और अपन से किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो कितनी सजा है, क्या प्रावधान है सर उसका? आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं तो आप रैश एंड नेग्लिजेंसी आपकी हुई, और आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया। आप वहाँ से हिट एंड रन तुरंत एक्सीडेंट कर गए, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और आप वहाँ से भाग गए। इस दशा में, जैसा मैंने पहले कहा कि पुरानी आईपीसी में प्रोविज़न नहीं थी, उसको सेग्रीगेट नहीं किया गया था। वहाँ केवल सेक्शन 304A दिया गया था कि डेथ अगर होगी तो वहाँ पर सज़ा होगी 2 साल तक की। लेकिन अब नए कानून में हिट एंड रन के केस में सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता में 10 साल तक की सजा के प्रावधान है, तथा साथ ही जुर्माने का अधिरोपण भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। सर जैसे तो दुर्घटना होती है तो एक्सीडेंट होता है, तो आज से लोग किसी की मदद करने तो खींच सकते हैं कि अपने ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। जो फैला डंडा होता है उसको गोल्डन हाउस खा जाते हैं, और जिससे तो लोग किसी की मदद करे तो उनके ऊपर तो कार्रवाई हो दी या नहीं हो रही, तो इसके लिए गुड सैमरिटन एक्ट बनाया गया है। तो ये एक्ट क्या ऐसे, इसमें क्या बताया जाए इस एक्ट के अंदर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये गुड सैमरिटन एक्ट नहीं है, गुड सैमरिटन लॉ कह रहे हैं सभी इसको। गोल्डन आवर का जहाँ तक प्रश्न है, मैंने अभी पूर्व में भी आंसर दिया कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले 10 साल में जो 13 लाख मौतें हुई, उनमें से लगभग 50% मौतों को प्रिवेंट किया जा सकता था, यानी रोका जा सकता था, अगर उन्हें सही समय पर इलाज मिल जाता तो। हाँ, मैं मानता हूँ कि अक्सर आम आदमी किसी एक्सीडेंट पीड़ित की मदद करने में हिचकिचाता है, डर महसूस करता है कि उसे लगता है अगर मैं किसी पीड़ित व्यक्ति की, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करूंगा तो सबसे पहले मुझसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी को लेके गुड सैमरिटन लॉ आया। गुड सैमरिटन लॉ एज सच कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये डेवलप हुआ। सैमरिटन वर्ड अगर आप देखेंगे तो सैमरिटन का मतलब होता है चैरिटेबल, एनी चैरिटेबल पर्सन इज नोन एज सैमरिटन। गुड सैमरिटन यानी कि एक अच्छा व्यक्ति। गुड सैमरिटन लॉ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुई, उस PIL में इस चीज़ को स्पेसिफिकली रेड फ्लैग किया गया। लॉ कमीशन की रिपोर्ट उसमें पढ़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी के अंतर्गत एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई, जिसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर कि अगर उस पहले घंटे में लोगों को समय पर इलाज मिल जाता तो शायद वो जाने, बेशकीमती जाने बचाई जा सकती थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कुछ डायरेक्शंस दिए। उन डायरेक्शंस को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने समय समय पर कई सर्कुलर जारी किए और उन सर्कुलर्स को शेयर किया सभी राज्य सरकारों के साथ, जिसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है दुर्घटनाग्रस्त होने पर, उसको लेकर गुड सैमरिटन वेलफेयर स्कीम्स लाई जाए, पुरस्कृत किया जाए ऐसे व्यक्तियों को। ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के साथ साथ उस ऐसी योजनाएं चलाई जाएं, ऐसे NGOs को प्रोत्साहन दिया जाए जो समय समय पर ऐसे ड्राइव चलाएं जिसमें गुड सैमरिटन
जो व्यक्ति किसी की मदद कर रहा है, सर्वप्रथम तो जब आप उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं तो उससे प्रश्न ना पूछा जाए, उसे एक अपराधी की तरह ट्रीट ना किया जाए। अगर आप लेकर गए हैं तो पुलिस ऑफिसर आपके साथ कोऑपरेट करे, आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बार बार परेशान ना किया जाए, क्योंकि आपने वहाँ मदद की है, आप खुद अपराधी नहीं हैं। इसलिए गुड सैमरिटन लॉ आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पर डायरेक्शन दिए उसको लेकर केंद्रीय सरकार ने समय समय पर अधिसूचनाएं जारी की और उन अधिसूचनाओं का पालन आज है। अगर आज कोई किसी को आप पीड़ित पाते हैं सड़क पर, दुर्घटना में आपको लगता है कोई दुर्घटनाग्रस्त है, तो आप बिना झिझके उसकी मदद करें। पुलिस के द्वारा आपको परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू हैं, तो स्पेसिफिकली कहते हैं इफ़ यू आर अ गुड सैमरिटन तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा। सर, जो भारतीय धन संहिता और भारतीय न्याय संहिता है, इसके अंदर जो हिट एंड रन केसेस मामले थे, इनके अंदर क्या बदलाव किया गया? देखिए, हिट एंड रन का जहाँ तक प्रश्न है, हिट एंड रन स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं था इंडियन पीनल कोड में, यानी कि भारतीय दंड संहिता में। भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 304 सबसेक्शन ए प्रोवाइड करता था कि ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, अगर आपकी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो उस दशा में 2 साल तक की सज़ा हो सकती थी। लेकिन आज हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 में ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया, ये प्रोविज़न ऐड किया गया कि अगर आपकी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी की डेथ होती है और आप बिना किसी को इन्फॉर्म किए वहाँ से भाग जाते हैं, ऐसी दशा में आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकेगी तथा आप पे जुर्माने का अधिरोपण भी हो सकेगा। सर, हम अदर टाइम नेशनल हाईवे पर जा रहे हैं तो सर वहाँ पे 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, और सर उन दोनों गाड़ियों की कोई गलती नहीं है उसमें। नेशनल हाईवे पर तो खड्डा हो रहा है या तो तीसरा रीजन है नेशनल हाईवे का, उसके कारण तो वो एक्सीडेंट होता है, तो सर अपना क्लेम किससे कर सकते हैं? देखिए, 2 गाड़ियाँ हों एक्सीडेंट के लिए नेशनल हाईवे पर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि, और उसमें गलती किसी व्हीकल की नहीं है, किसी वाहन स्वामी की नहीं है, रोड पर गड्ढा था या साइनेज की कमी थी या किसी वजह से रोड अलाइनमेंट की वजह से वो एक्सीडेंट होता है, तो आप किस पर क्लेम कर सकते हैं? मेरा मानना है 2 व्हीकल ही नहीं, अगर एक व्हीकल भी दुर्घटनाग्रस्त होता है सड़क खराब होने की वजह से, स्पेशली आप नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, तो देखिए इस केस में आपके पास फिर से 2 विधिक उपचार हैं। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगेन कंज्यूमर फोरम को, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं NHAI के खिलाफ और NHAI के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि आप उस रोड पर चलने के लिए टोल दे रहे हैं, और जब आप उस रोड पर चलने के लिए टोल दे रहे हैं तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गवर्न होते हैं और आप NHAI के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ऐसी दशा में जब एक्सीडेंट हो जाए जिसमें लापरवाही NHAI के अधिकारियों की या NHAI की हो, जिसकी वजह से वो दुर्घटना हुई, वहाँ गड्ढा था, अलाइनमेंट नहीं था, साइनेज नहीं था, उस केस में आपके पास एक ऑप्शन और है, आप आपराधिक कार्रवाई भी कर सकते हैं संबंधित NHAI अधिकारियों के खिलाफ और ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जिसने वो सड़क बनाई। उस केस में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, अगर आपको चोट आई तो आप सेक्शन 285 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करा सकते हैं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध, जिसमें 5,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा सेक्शन 106 सब सेक्शन 1 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है जिसमें आपराधिक लापरवाही की कार्रवाई आप उनके विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से सड़क पर गड्ढा था, रोड अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, रोड साइनेज नहीं थे, रोड रेलिंग नहीं थी। ऐसी दशा में आप सेक्शन 106 सब सेक्शन 1 में FIR दर्ज करा सकेंगे यदि उस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो। सर, अक्सर ये सुनने में आता है कि अपन टोल पे जा रहे हैं, टोल पे ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये था जाता है कि इतना तो टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के बाद आपका टोल फ्री हो जाता है। ऐसा तो रूल है क्या कि इतने टाइम पे टोल लगेगा या ज़्यादा टाइम होने पे टोल फ्री हो सकता है, तो रूल है क्या सर? देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, टाइम लिमिट को लेके कभी कोई सर्कुलर नहीं आया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। हालांकि 2021 में एक गाइडलाइन इशू की गई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि हर टोल प्लाजा पर 100 मीटर के बाद एक पट्टी खींची जाएगी और 100 मीटर से ज़्यादा अगर व्हीकल की क्यू लग जाती है उस केस में बूम बैरियर ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाएगा। हाउएवर उसे फॉलो नहीं किया जा सका
क्योंकि NHAI ने टाइम टू टाइम क्रिटिसिज्म बहुत झेला बिकॉज इट वॉज नॉट बीइंग फॉलोड कम्प्लीटली। कई टोल प्लाजा पर हम अक्सर देखने को मिलता था कि 100 मीटर से ज़्यादा अगर लगाया भी या तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंट करना चाहता था तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। उसके बाद उसे विड्रॉ कर लिया गया। विड्रॉ करने के बाद उन्होंने कहा कि हम मॉनिटर करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये कहना था कि जिन टोल प्लाजा के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा लॉन्ग क्यूज़ हैं या 5 मिनट से ज़्यादा का आपको समय मिल रहा है या लग रहा है, उस पर्टिकुलर केस में हम उसको मॉनिटर करेंगे। लेकिन आज तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है जो ये कहता हो कि कुछ पर्टिकुलर मिनट्स के बाद आपका टोल फ्री हो जाएगा। सर अपन जैसे कोई बाहर गाड़ी ले सर हम बाहर गाड़ी लेते जा रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाला अपन को रोक लेता है किसी गलती की वजह से कैसे भी, तो क्या सर उन तो ये अधिकार है कि अपनी वो बाइक की चाबी या गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले? देखिए, किसी भी पुलिस अधिकारी को ये राइट हासिल नहीं है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपकी बाइक की चाबी निकाल लें। शायद बाइक की चाबी वो इसलिए निकालना पसंद करते हैं जिससे आप कहीं भाग ना जाएं, लेकिन उसका दूसरा तरीका हो सकता है। कानून में कहीं भी जिक्र नहीं है इस बात का कि पुलिस वाला, आप कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस ऑफिसर आपको रोके और आपकी बाइक की चाबी निकाल ले। बाइक की चाबी निकालना इज़ इलीगल, अवैधानिक है, उसके लिए आप विरोध दर्ज करा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको अपने कागज़ दिखाने के लिए कहता है या किसी नियम की कंप्लायंस करने के लिए कहता है, उस दशा में अगर आप विरोध दर्ज कराते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, तब पुलिस के पास डेफिनेटली ये पावर है कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सके। या लोक सेवक के कार्य में आप अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तो आपके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सके। तो ये सुनने में आ रहा है जो डीजल की गाड़ी है उनका 10 साल का जो रजिस्ट्रेशन प्रावधान वो किया जा रहा है, तो सर क्या ये सच है क्या? देखिए, डीजल से चलने वाले वाहनों का सिर्फ 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मैं कहूँगा ये एप्लीकेबल है, लेकिन केवल दिल्ली NCR में। अगर आप दिल्ली NCR में एक नया व्हीकल परचेज करते हैं जो डीजल व्हीकल है, तो आपके वाहन को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा दिल्ली NCR में सिर्फ 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आप उस वाहन को नहीं चला सकेंगे दिल्ली NCR की सड़कों पर। लेकिन यही व्हीकल अगर आप राजस्थान में चला रहे हैं, हम अगर राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में आपका रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए किया जा सकेगा। पर 15 साल के बाद आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, लेकिन 10 साल जैसे ही आपके उस डीजल वाहन को हो जाएंगे, तब उसे आप लेकर दिल्ली NCR की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ 10 साल के बाद किसी भी डीजल वाहन का वहाँ की सीमा में प्रवेश करना भी प्रतिबंधित है और वहाँ व्हीकल चलाना भी प्रतिबंधित है। इसलिए आप भारतवर्ष में अन्य जगहों पर उस डीजल वाहन को चला पाएंगे, सिर्फ दिल्ली NCR में नहीं चला पाएंगे। और दिल्ली NCR में अगर आपका वाहन रजिस्टर्ड है वहाँ के RTO के साथ, तो वो सिर्फ 10 साल के लिए होगा। आप दूसरे स्टेट में हैं तो वो 15 साल के लिए होगा। तो सर ये जो रूल है 10 साल वाला 15 साल वाला, सर ये रूल क्यों है? मतलब इससे आम जनता को फायदा है या नुकसान है, क्या है इसमें? देखिए, आम जन के फायदे को ध्यान में रखते हुए ये नियम लाया गया। ये नियम दिल्ली NCR तक ही सीमित है, क्योंकि दिल्ली NCR का प्रदूषण किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली NCR में जितना प्रदूषण है, उस एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए ये नियम लाया गया। इसीलिए दिल्ली NCR में डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन 10 साल तक लिमिट कर दिया गया। लेकिन आप दूसरे स्टेट में जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा, 15 साल तक के लिए आपका व्हीकल रजिस्टर्ड होगा, आप दूसरे स्टेट में वो व्हीकल चला पाएंगे, लेकिन दिल्ली NCR की सीमा में वो पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। आज की हम इस वार्ता को यही समाप्त करते हैं। वो सर आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने जो क्वेश्चन बताया या जो जवाब दिया उनसे हमारी व्यूअर्स को काफी फायदा हो रहा है और उनको काफी हेल्प मिलेगी। इससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर से दोबारा अगली वार्ता में धन्यवाद सर।